ओके, तो रिमेनिंग टॉपिक्स पर आते हैं। हम लोग जाते हैं किसी एक फ्लोर प्लान पर, लेट से ग्राउंड के स्ट्रक्चर प्लान पर आ जाते हैं। अपने पास क्या अवेलेबल है? कॉलम अवेलेबल है। हर एक आप ऊपर एनोटेट टैब पर जाते हैं। एनोटेट टैब पर आपके पास कीनोट का ऑप्शन होता है। अगर आप कीनोट के ऑप्शन में जाते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ आपके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इन जनरल जो 2 कीनोट्स हैं, क्योंकि यूज़र कीनोट आप देखेंगे जब हम मल्टीपल यूज़र्स एक प्रोफाइल पे काम करते हैं एक प्रोजेक्ट पर अंडर बिम, उस वक्त यूज़र कीनोट का यूज़ होता है। लास्ट में कीनोट सेटिंग्स दी गई हैं, तो दैट मीन्स 2 कीनोट आपके पास आते हैं। एक एलिमेंट का कीनोट, यानी कि जैसे वॉल, फ्लोर, कॉलम, फाउंडेशन, बीम, ये सब क्या हैं? अलग अलग एलिमेंट हैं। मटेरियल कीनोट का मतलब हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, कंक्रीट है, स्टील है एंड ऑल। तो एलिमेंट्स की सबसे पहले बात करें। एलिमेंट कीनोट को जब आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप अपना कर्सर लेकर अपने एलिमेंट पर जाइए। और जैसे लीडर लाइन आप डिफाइन करते हो ऑटोकैड में, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, उसके बाद आपके पास एक कैटेगरी ओपन हो जाएगी, कीनोट्स की लोड हो जाएगी। आपको यहाँ से चूज़ करना है कि आपका जो कीनोट का टैग है वो कौन सा यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एलिमेंट। अगर आप बात करें, इसे एक्सपेंड करते हैं हम, यहाँ पर कॉन्क्रीट, कास्ट इन प्लेस कॉन्क्रीट, कौन सा कॉन्क्रीट है उसका टाइप्स आ रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल कॉन्क्रीट, फिर ये सारे साइजेस आ गए हैं, वन वे जॉइस्ट, कास्ट इन प्लेस, बीम, कॉलम हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये वाला कॉलम 300 बाय 300, तो उसका ये की नोट का वैल्यू है। तो आपका ये की नोट का वैल्यू आपको की नोट में नज़र आ गया। अब प्रैक्टिकली बात यह है कि ये वैल्यू आ कहाँ से रही है। आप जब कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको एडिट टाइप में जाएं, फैमिली की डिटेल्स के अंदर जाके देखें, जो की नोट की वैल्यू पड़ी होगी वो वहीं से वैल्यू को पिक करके आपका की नोट पर एक तरीके से टैग दिखाएगा, जो वैल्यू आइडेंटिटी डाटा में होगी। तो ये एलिमेंट की आइडेंटिटी को बता रहा है या मटेरियल की आइडेंटिटी को बता रहा है। अगेन, अगर आप कोई मटेरियल की नोट यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उसके मटेरियल की आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ आ जाएं वापस। अगर आप यहाँ से की नोट से मटेरियल की नोट यूज़ करते हैं, आप क्लिक करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर ये कोई पिकअप नहीं कर रहा है। आउटर फेस है। अगर मैं इसका कोई सेक्शन कट कर देता हूँ और इस सेक्शन को देखता हूँ, अब सेक्शन में ये मटेरियल है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ मटेरियल की नोट, अब आप पिक कर पाएंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगेन रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। अब आप उसी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। और फिनिशेस के लिए भी एक अलग से होगा ये, ठीक है। और मटेरियल के लिए तो कुछ है नहीं, तो यहीं से आप चूज़ अप कर सकते हैं किस टाइप का है, क्या आपका आइटम है, तो उस वहीं से वो डाटा उठाएगा। ये सारे जो की नोट्स हैं, जब आप किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो इंडस्ट्री जिस टाइप के एलिमेंट्स को यूज़ करेगी, उनके एलिमेंट्स के अपने कुछ की नोट्स होंगे मटेरियल की सेंस में और एलिमेंट्स की सेंस में। तो वही की नोट्स आपको अपनी लाइब्रेरी में अपनी फैमिली के आइडेंटिटी डाटा में जाकर मेंशन करना होगा। जो डिटेल्स आप वहाँ मेंशन करेंगे वही डिटेल की नोट असाइन करने के बाद ऑटोमेटिकली ये दिखाएगा, जैसे हमने टैग में देखा था। तो सिंपली कहानी टैगिंग से रिलेटेड है, टाइप ऑफ टैग ही है एक तरीके का। इसको हम कहते हैं की नोट, जिसको आप नोट कर सकते हो, कोई भी एक वहाँ वैल्यू को डाल सकते हो, ठीक है। फिनिशेस में भी आकर देखें आप, ये फिनिशेस दिखा रहा होगा, फ्लोरिंग, वॉल, एक सेकंड पहले उसको मैं मिनिमाइज कर दूँ। फिनिशेस यहाँ आ गए हम, प्लास्टर, सिस्टम, सीलिंग, वॉल फिनिशेस, पेंट्स एंड कोटिंग्स, ये सब फिनिशिंग्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर आप किसी फिनिशेस को ओपन करोगे फिर अंदर की डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। तो इस टाइप से सारी डिटेलिंग्स आती हैं। आपको जो भी डाटा रिक्वायर्ड है आप उसी डाटा के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट करके असाइन कर सकते हो। हमारे केस में तो ये कॉन्क्रीट ही अवेलेबल है, तो हमें कॉन्क्रीट में कास्ट इन प्लेस, स्ट्रक्चरल कॉन्क्रीट, और आप अपने को सेलेक्ट करेंगे, जो डिटेल्स अगेन अवेलेबल है वो डिटेल वहाँ आ जाएगी। अभी हमें एक ही टैग नज़र आ रहा है क्योंकि हमने सेम की नोट अप्लाई किया है, तो आप दोनों को एक साथ असाइनिंग कर सकते हैं। नोट अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जो वैल्यू वहाँ डालोगे एडिट टाइप में जाके वही वैल्यू तो दिखाएगा ना की नोट के अंदर, वैल्यू तो पिक वहीं से हो रही है ना। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ सबसे नीचे की नोट सेटिंग्स, तो
तो ये कीनोट की एक फ़ाइल है, लोकेशन बता रहा है वो वैल्यू कहाँ पड़ी है, एक txt फाइल है, ये वहीं से ये डाटा पिक कर रहा है, ये सारा डाटा वहाँ पड़ा हुआ है टेबुलर फॉर्मेट। तो यहाँ से आप लोकेशन भी चेक कर सकते हैं क्या है। ओके, अभी ये वैल्यू हम यूज़ नहीं करना चाहते अभी। ओके, इसके अलावा कलर फिल लीजेंड हमने डिस्कस किया था जब हमने रूम टैग्स पढ़ा था, याद है आर्किटेक्चर के अंदर। ओके, डक्ट और पाइप ये दोनों आपके MEP सर्विसेज से रिलेटेड है। उसके अलावा बात करते हैं सिंबल्स की। आपने ध्यान दिया जब आप कहीं पर कोई पाथ रीइंफोर्समेंट या कोई एरिया रीइंफोर्समेंट अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ सिंबल्स लग जाते हैं। ये हमारा रूफ है तो रूफ का ये देखो, ये स्लैब का सिंबल है। अगर मैंने इसे हटा दिया, आपको यहाँ जा कर के देखो, आप स्पैन डायरेक्शन, ये स्पैन की डायरेक्शन बता रहा है, सेलेक्ट किया आपने और पिक कर दिया, पिक करते ही वापस आ गया। तो ये सिंबल्स होते हैं। जब आपने स्लैब को सेलेक्ट किया और आपने कोई पाथ रीइंफोर्समेंट अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप जैसे ओके करते हो, यहाँ एक सिंबल आ रहा है, ये सिंबल है जो पाथ रीइंफोर्समेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये सिंबल ना आए, आप वापस से सिंबल यहाँ आकर के चेक कर सकते हो। यहाँ कुछ सिंबल है, एक सेंटर लाइन का, एक एरो का, लेकिन उसके अलावा पाथ रीइंफोर्समेंट भी यहीं कहीं होगा। ये रहा पाथ रीइंफोर्समेंट, ये रहा एरिया रीइंफोर्समेंट, ये रहा बीम सिस्टम बनाया था ना। तो वो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन अगर ना हो और आपको मैनुअली करना है कहीं पर, तो आप इन सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, वैसे कहीं नहीं यूज़ होगा। ठीक है, आप ऑटो प्लेस पे क्लिक कर सकते हो अगर तो। अब यहाँ जाएं, पाथ रीइंफोर्समेंट, ऑटो प्लेस, आप यहाँ जाके सेलेक्ट करो, देखो उसने प्लेस कर दिया वापस। ठीक है, तो ये सिंबल्स हैं हमारे स्ट्रक्चर टर्म्स में रिवर्स के केस में। फिर यहाँ एक स्टेयर के पाथ का सिंबल है, आपने कहीं पर स्टेयर बनाई नहीं है, अगर आप सेलेक्ट करोगे एरिया पाथ सिंबल आ जाएगा, दिखाता ना एक एरो बनता है स्टेयर पे अप साइड, उस वाला सिंबल है। लास्ट देखें आप फैब्रिक रीइंफोर्समेंट सिंबल, अगर हम फैब्रिक रीइंफोर्समेंट अप्लाई करेंगे तो फैब्रिक रीइंफोर्समेंट का सिंबल दिखाएगा। ये सब सिंबल्स हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिक टूल। अगर आपने कोई वो टूल यूज़ किया है, सिंबल नहीं आया, तो आप मैनुअली सिंबल प्लेस कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो ये चीज़ थी कीनोट एंड सिंबल से रिलेटेड। आई थिंक एक तो टॉपिक यही था अपने पास। ओके, सेकंड, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेटेड टू शेड्यूल। पहले हम शेड्यूल की बात कर लेते हैं, फिर शेड्यूल का भी एक्सपोर्ट एंड ऑल, वो सारी चीज़ें एक साथ देख लें। आपने कोई एक मॉडल बना रखा है, उस मॉडल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं, बीम्स हैं या फुटिंग्स हैं या वॉल है, स्ट्रक्चरल वॉल, क्योंकि हम स्ट्रक्चर सेंस में ही बात कर रहे हैं। अब हमें कॉलम का एक शेड्यूल क्रिएट करना है। आप क्या करते हैं, आप व्यू टैब पर जाते हैं, आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है शेड्यूल। अगर आप शेड्यूल पर क्लिक करते हैं, यहाँ नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है ग्राफिकल कॉलम शेड्यूल। ये कॉलम शेड्यूल, ध्यान ये रखना, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कॉलम के लिए ही होता है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसने आपके कॉलम का शेड्यूल क्रिएट कर दिया है। 1 और 5 का मतलब समझ आ रहा है आपको क्या है? 1 ये और 5 ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ हुआ है, यानी कि इस लोकेशन की बात हो रही है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ तक का कौन सा जो कॉलम है वो लगाया गया है। सारे कॉलम्स की हाइट एंड ऑल दिखा रहा है ना ये कम्प्लीटली आपको। ये इतना कम क्यों हुआ है? बीच में स्लैब है, समझ आया लॉजिक? तो एक क्लिक में कॉलम का एक ग्राफिकल शेड्यूल आपका रेडी हो जाता है, जिसके अंदर सारे कॉलम्स आ जाते हैं। और ध्यान दो, मैंने टॉप पर कॉर्नर पे 4 कॉलम्स प्लेस किए थे, तो वहाँ ऊपर देखो 4 ही दिख रहे हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर वो पहले प्लेस किया था ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। ठीक है, ये तो बात हो गई है कॉलम का ग्राफिकल शेड्यूल। ओके, डिटेलिंग के लिए आप क्या करते हैं, जैसे शेड्यूल और क्वांटिटीज़।
एक ऑप्शन है शेड्यूल और क्वांटिटी। अब लेट से आपको स्ट्रक्चरल कॉलम्स का ही शेड्यूल बनाना है, आप स्ट्रक्चरल कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, उस शेड्यूल को कोई नाम देंगे, ओके कर देंगे, एक टेबुलर डाटा ओपन हो जाएगा। अब आप बताएंगे कि आपको उस शेड्यूल के अंदर कौन कौन से फील्ड्स ऐड करने हैं। फील्ड्स ऐड करने को लेकर मतलब क्या है मेरा, जैसे मुझे चाहिए फैमिली एंड टाइप क्या है, मैंने ये ऐड कर दिया। मुझे रिक्वायर्ड है फैमिली एंड टाइप के बाद उसके वॉल्यूम की, मुझे रिक्वायर्ड है स्ट्रक्चरल मटेरियल क्या है, अच्छा एक होता है उसका लेंथ, एक होता है उसका विड्थ, साइज तो वहीं आएगा ना, लेंथ है, ब्रेथ कह रहा है, वाइड क्या कह रहा है उसको, विड्थ यहाँ नहीं है, तो फैमिली एंड टाइप में ही वो डिटेल दिखाएगा, इसका मतलब ओके। मुझे रिबार कवर पूरे डिटेल चाहिए या अलग अलग डिटेल चाहिए, मतलब क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, आपने कोई मार्क प्लेस कर रखा है तो वो मार्क की डिटेल क्या है, की नोट भी आप ऐड कर सकते हो, मैं काउंट भी ऐड कर लेता हूँ, बेस लेवल क्या है उसका और उसका टॉप लेवल क्या है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है, आप ये भी डिटेल ऐड कर सकते हो। आप ओके कर दो, डिटेल्स आ गई। जैसे फाउंडेशन टू प्लिंथ, ये वाले कॉलम्स हैं, 450 बाई 450 वाले, प्लिंथ से फर्स्ट फ्लोर तक ये है, और फर्स्ट फ्लोर से रूफ तक ये है, और रूफ वाले कॉलम्स ये हैं क्योंकि उनकी हाइट 900 है। हर एक कॉलम का आपको वॉल्यूम मिल रहा है। नाउ मेरी रिक्वायरमेंट ये है सर, एक टाइप के कॉलम का टोटल काउंट पता चल जाए, टोटल कितने हैं, और जैसे 450 बाई 450 है, 300 बाई 300 है, दो ही टाइप है यहाँ, तो मैंने बोला मान लीजिए 450 बाई 450 को सिलेक्ट किया, वापस 3D में आया, सिलेक्टेड है, SA सबको सेलेक्ट किया, यहाँ मार्क है क्योंकि यही मैंने ऐड किया ना शेड्यूल में, मैंने मार्क में जाके उसको बोल दिया C1, अप्लाई ओके। जितने भी 450 बाई 450 है सबको क्या बोला गया, C1। अगेन मैंने 300 बाई 300 को सेलेक्ट किया, उनको बोल दिया C2, अप्लाई। ये मार्क क्योंकि अभी तक ब्लैंक था, वहाँ भी मार्क में कोई वैल्यू नहीं आया था, अब आप वहाँ जा कर के चेक करेंगे तो C1 और C2 डिवाइड हो गया। नाउ मैं ये भी बोल सकता हूँ, फील्ड्स में वापस आ गया आप, मैंने बोला सर देखो मार्क को ऊपर ले जाओ, बेस लेवल उसके बाद टॉप लेवल उसके बाद, फिर मुझे चाहिए उनका मटेरियल, फिर मुझे चाहिए लेंथ में क्या है, फिर मुझे चाहिए उसका वॉल्यूम और उसका काउंट, ओके ये कुछ मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें काउंट का टोटल मुझे चाहिए और वॉल्यूम का टोटल मुझे चाहिए नीचे हर एक टाइप का, तो यहाँ से एक ऑप्शन होता है सॉर्टिंग ग्रुपिंग। मैंने बोला सॉर्टिंग और ग्रुपिंग करनी है उसी डाटा को, किसके अकॉर्डिंग, मार्क के अकॉर्डिंग। नीचे फुटर में हमें चाहिए टोटल, और एक ब्लैंक लाइन ऐड कर दो, जहाँ एक टाइप खत्म होगा मार्क का, जैसे C1 खत्म हुआ तो C2 से पहले एक ब्लैंक लाइन आ जाए बीच में। सबसे नीचे मुझे ग्रैंड टोटल भी चाहिए, यानी कि C1 और C2 का टोटल। आपने फॉर्मेटिंग में जाना है, जिस चीज़ का आपको टोटल चाहिए, जैसे मुझे वॉल्यूम का टोटल चाहिए तो वॉल्यूम को सेलेक्ट करके आप बताएंगे आपको उसका टोटल चाहिए, काउंट का भी आपको टोटल चाहिए, आप ओके करेंगे। अब आप चेक करें टोटल वॉल्यूम टोटल काउंट, तो C1 टोटल 20 है और C2 के कॉलम टोटल 44 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 64 है। टोटल वॉल्यूम ये रहा, इंडिविजुअल वॉल्यूम आपके पास ये रहा, तो आपके पास कंप्लीट डाटा आ गया एक बार में। सेकेंडली
सर हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि इनको, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल मटेरियल मेरा सेम है दोनों केस में, हर एक केस में, तो ज़रूरी भी नहीं है मुझे स्ट्रक्चरल मटेरियल यहाँ रखना है, मैं सेलेक्ट करके रिमूव भी कर सकता हूँ। सर मैं इस डाटा को जैसे 111 सारा एक साइड लिखा है, वॉल्यूम, लेंथ और मार्क, ये अच्छा एक बार में ले नहीं रहा है। अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर एक्सेल की तरह की प्रॉपर्टीज़ ओपन आ जाती हैं। आप नीचे की तरफ जाते हो तो देखो इस वक्त हेडर मेरा फ्रीज है। अब देखो पूरा टेबल नीचे जा रहा है, ऊपर से हेडर मूव हो गया ना। अगर मैंने हेडर को फ्रीज किया तो आप कितना भी स्क्रॉल डाउन करो आपका हेडर फ्रीज रहेगा एक ही जगह। ये तो कॉलम का हो गया। अब सेम इसी तरह बीम पर जाएंगे, फिर स्ट्रक्चरल वॉल पर चाहिए। आपको जो जो फील्ड्स ऐड करने हैं आप उन फील्ड्स को वहाँ ऐड कर सकते हैं। इवन आप वापस व्यू टैब में जाएं, शेड्यूल क्वांटिटीज़, नीचे की तरफ जब आप जाएंगे आपको स्ट्रक्चरल रिबार का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगेन मैंने बोला सर मेरा फैमिली एंड टाइप चाहिए, उसके बाद मुझे बार की लेंथ चाहिए, उसके बाद मुझे बार का डायमीटर चाहिए। अगर कहीं बैंड यूज़ हो रहा है तो बैंड का डायमीटर क्या है, आ गया जी। उसके अलावा मुझे रिक्वायर्ड है मार्क उसका, और क्वांटिटी नॉर्मली भी और रिबार सेट के अकॉर्डिंग भी, दोनों तरीके से मुझे चाहिए। टोटल बार की लेंथ भी मुझे चाहिए, क्योंकि लेंथ और टोटल बार लेंथ अलग होता है। टोटल बार लेंथ के अंदर जो भी आपके हुक्स हैं, जो आपके बेंड रेडियस हैं, उसकी भी लेंथ टोटल काउंट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं ऐड कर सकता हूँ। शेप भी मुझे चाहिए उनकी, सारी डिटेल ऐड करिए, ओके कर दीजिए आप। मार्किंग की नहीं गई है इसलिए नहीं आई, बाकी आप देखो शेप्स की भी अरेंज हो गई हैं, मिक्सअप हो रही हैं शेप्स। फैमिली एंड टाइप के अकॉर्डिंग आप जाके देखें कहीं बीच बीच में ये 16mm यहाँ यूज़ हुआ है, साइज़ के अकॉर्डिंग आ गए सारे। क्वांटिटी रिबार सेट की टोटल 8 हैं, टोटल 7 हैं, इस तरीके से आपको पास क्वांटिटीज़ भी आ गई हैं टोटल। तो आपको टोटल बार की लेंथ का टोटल चाहिए, आप कर सकते हो। ये कस्टमाइज्ड शेप है तो रिबार शेप 1, यानी कि हमने उस शेप को कोई नाम नहीं दिया तो उसने उसको बोला रिबार शेप 1। जो हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ किए हैं उनकी शेप्स यहाँ पर एज इट इज़ आ गई हैं। उसके अलावा बाकी टोटल करना, फ़िल्टरिंग करना, सॉर्टिंग करना, ये सब तो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा एक चीज़ अपीयरेंस भी होता है, यानी कि थोड़ा इसका लुक एंड फील मुझे बेटर करना है। तो आप ये कर सकते हैं कि सर देखो हम इसमें कलरिंग ऐड करना चाहते हैं कि पहली रो का कलर कुछ ये आए और दूसरी रो का कलर कुछ ये आए, तो यही कलर अल्टरनेटली चलेंगे। तो अब डाटा रीड करने में मुझे आसानी होगी ना यहाँ से यहाँ तक जाते हुए कलर की वजह से। या आप ये भी कर सकते हो, स्ट्राइप रोज ऐड कर सकते हो अपीयरेंस में जाकर। बाकी आपको एक्सेल की तरह चीज़ें मिलेंगी। किसी आपको ने रो को सेलेक्ट, किसी कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है, कॉलम को सेलेक्ट करके आप डिलीट करते हैं, वो डिलीट हो जाएगा। बाकी यही अलाइनमेंट्स एंड ऑल, वो सारी फंक्शनिंग आपको मिल रही हैं, वो सब आप कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, ओके। इस तरीके से हम शेड्यूल्स बना सकते हैं, वो किसी भी पार्ट के अकॉर्डिंग आप शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो आपका मटेरियल का शेड्यूल क्रिएट करना होता है, ये तो इक्विपमेंट्स के शेड्यूल्स है ना, यानी कि जो कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका सिस्टम फैमिली का पार्ट है या वो कंपोनेंट फैमिली है, वो मैटर नहीं करता। शेड्यूल क्रिएट कर रहे हो आप फैमिली के केस में। लेकिन अगर आपको मटेरियल का शेड्यूल निकालना है तो उसके लिए ऑप्शन आपको अलग से प्रोवाइड किया जाता है, मटेरियल टेक ऑफ। आप यहाँ जाएंगे, मटेरियल टेक ऑफ पर क्लिक कर देंगे। किसका मटेरियल टेक ऑफ करना है? कॉलम्स का। ओके, नाउ यहाँ देखो एस्टिमेटेड रीइंफोर्समेंट वॉल्यूम, ये ऑप्शन वहाँ नहीं था। आप नीचे की तरफ आएँ, ये ऑप्शन देखो मटेरियल के, ये ऑप्शंस वहाँ नहीं आते। तो बाकी तरीका वही है,
जो जो फील्ड्स चाहिए वो फील्ड्स आप ऐड करिए, ओके करिए, टेबुलर डाटा क्रिएट हो जाएगा, दैट्स ऑल। बाकी सॉर्टिंग करना, फिल्टरिंग करना, रोज़ के कलर्स को चेंज करना, अलाइनमेंट्स मैच करना, क्या फील्ड ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, एकदम सेम होती हैं। ये दो तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर इसको भी हम निकालना चाहें, हम एक बार एक छोटा सा डाटा तो निकाल सकते हैं। फैमिली एंड टाइप ऐड कर लेते हैं, एस्टिमेटेड रीइंफोर्समेंट का वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं, और मटेरियल का वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं। इसी तरह यूनिट वेट ऐड कर लेते हैं, काउंट ऐड कर लेते हैं। आप इस तरीके से टोटल वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। यानी कि उसने एक एस्टीमेट दे दिया ना, तो जितना भी है टोटल का एस्टीमेट उसने दे दिया एक ही बार में, अलग अलग नहीं देगा। यूनिट क्या लिए यूज़ कर रहा है वो यहाँ पर, ये ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब यूज़ कर रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पर यूनिट वेट्स उसने दे दिए सारे पर मीटर क्यूब। इस तरीके की वैल्यूज़ निकाल सकते हो आप डायरेक्टली। मटेरियल टेक ऑफ के केस में मटेरियल की डिटेल्स चाहिए आपको इन डेप्थ, तो वो मटेरियल टेक ऑफ के अंदर आएगी, नॉर्मल शेड्यूल के अंदर नहीं आएगी। नॉर्मल शेड्यूल के अंदर आप क्वांटिटीज़ को निकाल सकते हो। ये फ़र्क है दोनों केस में। ये होता है आपका शेड्यूल एंड क्वांटिटी। ओके, इसके बाद हमारे पास है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डाटा का। वहाँ क्या केस आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक शेड्यूल निकाला। अब ये शेड्यूल आप फाइल में जाएंगे, फाइल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट। किस फॉर्मेट में करना है, शेड्यूल है तो वो रिपोर्ट में आएगा। अब देखो इस चीज़ की रिपोर्ट क्या हो रही है, शेड्यूल में डिसेबल है, शेड्यूल निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये एज ए एक्सेल फाइल आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ इसको इमेज की फॉर्म में निकालना चाहूँ तो ये आपके पास परमिशन है इमेज की फॉर्म में। एक्सपोर्ट रेंज करंट विंडो है, और पिक्सलेट यहाँ आप चूज़ कर सकते हो, या आप यहाँ बता सकते हो कि आपको साइज चाहिए 100%। ये आ गया। बाकी करंट विंडो है, डॉक्यूमेंट्स में बेसिक स्ट्रक्चरल मॉडल, मैंने बोला डेस्कटॉप पर पेन नाम से एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर सेव कर दें, डेस्कटॉप पर पेन के नाम से। रास्टर इमेज क्वालिटी थोड़ा बेटर कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम जाते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे कोई पेन नाम से फोल्डर पड़ा है, उसमें चलते हैं, और आप देखो थोड़ा बेटर क्वालिटी, ऐसा नहीं है क्या आपको ऐसे ही आ गया। एक्सपोर्ट हो गया ना, ये हुआ है आपका इमेज फॉर्मेट। वापस जाएं फाइल, जब हम किसी प्लान पर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये ले लें, हम फाउंडेशन पर हैं, फाइल में एक्सपोर्ट, आपको ये पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है। करंट विंडो, क्या फ़ाइल का नाम रखना है, कहाँ चाहिए, रजिस्टर क्वालिटी, वेक्टर प्रोसेसिंग, प्रॉपर्टीज़ है, पेपर का प्लेसमेंट क्या है, शीट साइज़ हमें यहाँ दे रखे हैं। एक्सरसाइजेज आ रहे हैं ना, A1 A0 A2 A3, लेट से मैंने बोला A1 साइज़, फिट टू पेज यूज़ हो रहा है, सेंटर पर है, ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ कहीं प्रीव्यू का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। लोकेशन क्या है, अगेन मैं बोल देता हूँ डेस्कटॉप पेन एक्सपोर्ट। फ्यूचर के लिए अभी सेव नहीं करनी, अभी यही सेम सेटिंग फ्यूचर के लिए अगर हम सेव करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये ऑप्शन वो हमें देता है। वापस जाइए, यहाँ आपने एक पीडीएफ एक्सपोर्ट कर लिया है, चेक करिए आप।
तो ऐसा नहीं है ना कि आपको ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन डेप्थ देखना पड़ रहा है, आप कितना भी जूम इन कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि पिक्सल्स फट रहे हैं। यही फ़ायदा है पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने का। अगर ये इमेज होगा तो एक लिमिट पे जाते ही ये ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा, पिक्सलेट हो जाती है इमेजेस। इस तरीके से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या अदर भी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपना कोई बीम मॉडलिंग पे काम किया और उसके बाद हमें उस डाटा को एक्सपोर्ट करना होता है नेविस वर्क में इंपोर्ट करने के लिए। तो नेविस वर्क के कुछ अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे .nwc। अगर हमें इसको एज ए .nwc एक्सपोर्ट करना है तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, उसके लिए उसका एक प्लगइन होता है, वो हमें यहाँ एडिन्स में जाके ऐड करना पड़ेगा। उसके ऐड करने के बाद आप इसको नेविस वर्क के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हो, उसके बाद वो फाइल हम नेविस वर्क में इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, यानी कि किसी दूसरे फॉर्मेट में चीज़ों को निकालना। नाउ अगर मेरे पास 2023 है, मैंने अपना एक 3D मॉडल रेडी किया है, ये 3D मॉडल मुझे आपको देना है, आपके पास रेविट का कोई लोअर वर्जन है, अभी तक आपको पता है कि 23 की फाइल आप लोअर वर्जन में ओपन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो अल्टरनेट ऐसा होगा ना, कोई तरीका, कोई फॉर्मेट बदलना कुछ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मॉडल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट, एज ए IFC फाइल। आप एज ए IFC फॉर्मेट, ये एक न्यूट्रल फॉर्मेट है जो कोई भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करता है, नॉट ओनली रेविट, कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप IFC फॉर्मेट की फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। आप क्या करना है, सिंपली जा करके लोकेशन डिफाइन करना है। लोकेशन को डिफाइन करने के बाद कंप्लीट एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ नीचे की तरफ जब स्टेटस स्टार्ट होगा तो आपको पता चलेगा, देखो वो हर एक एलिमेंट, मतलब पूरे मॉडल में से जैसे अलग अलग कॉलम है उन सबको एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट बना रहा है। हर चीज़ को एक एक सिंगल अलग इंडिविजुअल एलिमेंट बनाएगा और एक IFC फॉर्मेट को सेव कर देगा। हाँ, उसके अंदर ये नहीं होगा कि आपने उसे इंपोर्ट किया, आप उसे ओपन कर रहे हो तो वो आपको रेविट की प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा, वो प्रॉपर्टीज़ लॉस हो जाएगी। लेकिन कम से कम आप मॉडल ओपन करके उसे विजुअलाइज कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि 23 की फाइल है तो आप 18 में इसको अब इंपोर्ट नहीं कर सकते, अब आप इसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। नहीं, ये प्रॉपर्टीज़ नहीं ओपन होंगे क्योंकि आपका फॉर्मेट चेंज हो गया है। अब आप चेक करेंगे पेन फोल्डर, यहाँ जा कर के ये एक आपका वो आ गया है डिटेल। ठीक है, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, ये आपके पास IFC फॉर्मेट आ जाता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उसके अलावा अभी आपने जैसे इसको एक्सपोर्ट किया एज ए PDF, क्या हुआ, ये बहुत बड़ा डाटा गया है इंक्लूडिंग दिस सिंबल, ये भी सिंबल उस PDF में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचो, आपको क्या उतने बड़े एरिया की नीड थी ले जाने के लिए? वहाँ तो कुछ है ही नहीं रेलिवेंट, हमारे से रिलेटेड कोई वर्क ही नहीं किया हमने, कोई मॉडल किया नहीं है। दैट मीन्स हमने पहले ये डिसीज़न नहीं लिया कि हमें इसमें से कितने वर्किंग एरिया को PDF में लेकर जाना है। वो सारी चीज़ें जैसे हम AutoCAD के अंदर लेआउट सेटिंग करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पहले शीट की सेटिंग्स करेंगे, उसके बाद ही आपको वो एज ए PDF या एज ए CAD फाइल एक्सपोर्ट करना होगा, तब फ़ायदा है शीट क्रिएट करने के बाद। जब आपको कोई शीट क्रिएट करनी होती है, आप अपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र विंडो में नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ देखेंगे आप एक शीट्स का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से शीट ऐड कर सकते हैं या आप व्यू टैब पर वापस जाएंगे, आप यहाँ से शीट ऐड कर सकते हैं। जब भी आपको कोई शीट ऐड करना होता है, आप शीट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन ओपन हो जाता है टाइटल ब्लॉक। अभी यहाँ A1 साइज़ का मैट्रिक शीट लोडेड है बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे कोई और साइज़ चाहिए तो मैं लोड पर जाऊँगा, US एंड टाइटल ब्लॉक्स, यहाँ पर साइजेस अवेलेबल हैं। मुझे कोई साइज़ चाहिए लेट से A2, तो मैंने A2 को सेलेक्ट करके लोड किया, तो यहाँ पर A2 मैट्रिक आ गया। A2 मैट्रिक को सेलेक्ट रखा, मैंने ओके पर क्लिक किया, मेरी एक शीट ओपन हो गई। उस शीट के अंदर डिफ़ॉल्ट एक टाइटल ब्लॉक बना हुआ है ऑलरेडी। अगर मुझे उस टाइटल ब्लॉक में कोई चेंजेस करने हैं, या मेरे पास AutoCAD पर एक टाइटल ब्लॉक बना हुआ है मेरी कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से जिसमें भी मैं काम करता हूँ, तो आपको वही टाइटल ब्लॉक यूज़ करना होगा अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग।
तो आप क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर से एडिट फैमिली पर क्लिक करेंगे, फैमिली में आ जाएंगे। आउटर वाले पेरीफेरी को, बाउंड्री को छोड़कर आप इंटरनली पूरी बाउंड्री को सेलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे, ताकि आप यहाँ इंसर्ट में जाएं, इंपोर्ट कैड पर जाएं, अपनी कैड फाइल को सेलेक्ट करें, वो टाइटल ब्लॉक यहाँ इंपोर्ट करके सेट कर दें। सिंपली आ गया टाइटल ब्लॉक। अभी हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमने माना चलो यही है, या हमें बनाना है तो हम रेविट पर ही बना सकते हैं। कैसे? वही आप डिटेल लाइंस से सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअल करके स्केचिंग करेंगे। लाइन बनाना, मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिवीज़न करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा डिसीजन लूँगा। जो बना हुआ है अगर उसी में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ जाएं। ये इमेज नहीं चाहिए मुझे, यहाँ अपना लोगो यूज़ करना है, तो यहाँ मैनेज इमेजेस का एक ऑप्शन है, ऐड पर क्लिक करूँगा। पहले तो मुझे यहाँ लोगो अपना ऐड करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल ये मेरा लोगो है, मैंने इसको लोड किया, प्लेस इंस्टांस, और यहाँ जाकर प्लेस किया। बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली मुझे इसको क्रॉप करना पड़ेगा, मैंने क्रॉप करके उसको सेट कर दिया। फिर यहाँ जाते हैं, हमें अपनी वेबसाइट मेंशन करनी है, तो आप अपनी वेबसाइट भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे नीचे की तरफ, आपके प्रोजेक्ट के जो भी कंसल्टेंट्स हैं, आप उन कंसल्टेंट्स, आपके पास 1-2 हैं तो आप बाकी 2 को हटा दो, 2 की डिटेल डाल दो, 4 हैं तो 4 की डिटेल्स डाल दो। फुल्ली कस्टमाइजेशन आपके पास है। जब कंप्लीट कस्टमाइजेशन कर ले, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, सेव नहीं करना, ओवरराइट करना है, यहाँ आपकी शीट अपडेट हो जाएगी। उसके बाद ऑनर, प्रोजेक्ट का नाम, शीट का नाम, प्रोजेक्ट का नंबर, इशू डेट, ऑथर, मतलब ड्रॉन बाय, चेक्ड बाय, शीट नंबर, स्केल, सारी डिटेल्स आपको चाहिए। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर्टीज़ में अप्रूव्ड बाय, डिज़ाइन बाय, चेक बाय, ड्रॉन बाय, शीट नंबर, शीट नेम, शीट इशू डेट, आप यहाँ जब ये वैल्यूज़ सारी डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा प्रोजेक्ट का नाम, इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आप जाएंगे मैनेज टैब। मैनेज टैब के अंदर आपके पास होता है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग नेम क्या है, ऑथर कौन है, प्रोजेक्ट की इशू डेट क्या है, प्रोजेक्ट स्टेटस, क्लाइंट का नाम, प्रोजेक्ट का एड्रेस, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नंबर, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ मेंशन कर देंगे तो वो वैल्यूज़ भी वहाँ अपडेट्स हो जाएंगी। तो बेसिकली शीट का सारा डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से शीट आपकी रेडी हो गई है। अब हमें शीट पे अपने व्यूज़ प्लेस करने हैं, जैसे आप ऑटोकैड में अपने मॉडल से उठा करके लेआउट पर लेकर आते हो। अगर मैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर प्लान प्लेस करना चाहता हूँ तो आपको क्या करना है, बस ग्राउंड फ्लोर प्लान पे जाके क्लिक करना है, होल्ड करना है, उसे ड्रैग करना है, ड्रैग करके यहाँ छोड़ देना है। अगर आप छोड़ेंगे तो देखो आपको एक बड़ी सी विंडो दिख रही है, उसने ये वाला पूरा डाटा लेकर आया, जैसे पीडीएफ में पूरा बड़ा डाटा लेकर गया था। लेकिन मैंने बोला यार जब मुझे उतने बड़े डाटा की ज़रूरत ही नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत है उसको यूज़ करने की। आप क्या करिए, उसके अकॉर्डिंग वहाँ प्रिपरेशन करिए। जैसे मुझे फाउंडेशन फ्लोर प्लान बनना है, शीट पर प्लेस करना है, ग्राउंड करना है, फर्स्ट फ्लोर करना है, सारे फ्लोर प्लान करना है, उससे पहले उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज टैब में आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रॉप व्यू, क्रॉप रीजन विजिबल, ये हमने डिस्कस किया था व्यूज़ के टाइम पर। आप इसको सेलेक्ट करके क्रॉपिंग कर लीजिए कि कितना डाटा आपको शीट पर प्लेस करना है, और क्रॉप हो गया। लेकिन ये बाउंड्री नहीं चाहिए तो उसकी विजिबिलिटी डिसेलेक्ट कर दी। सेम इसी तरह ग्राउंड पर गए, अगेन आपने इनेबल्ड कर दिया। अगेन यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर गए, अगर आपने कुछ सेक्शंस बना रखे हैं तो वो सेक्शन भी आते हैं। सेक्शन तो ऑलरेडी आप क्रॉप में इस तरीके से सेटिंग कर ही सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर कोई और ग्रिड्स या लेवल्स इनकी डिटेलिंग वहाँ आ रही है
और आप नहीं चाहते तो आप उन्हें हाइड कर दो। ये तो आ रहा है, लेकिन साइज है, आपने यहाँ से स्केल भी चेंज कर सकते हो। ठीक, ओके, ये बात हो गई है सेक्शन से रिलेटेड। उसके अलावा अगर आपके पास कोई 3D व्यू है और आपको ये भी शीट पर प्लेस करना है तो ये भी आप लॉक कर सकते हो, किसी भी पोजीशन को लॉक करके रखो। या आपको 3D में ये नहीं दिखाने हैं और आपको ये नहीं दिखाना है, तो आप 3D में केवल इस तरीके से इसको ले जाना चाहते हो, आप 3D व्यू भी प्लेस कर सकते हो। करना सिंपली यह है, प्रिपेयर से हो गया क्रॉप एंड ऑल करके। अब आप वापस से आ जाओ अपने शीट पर। आपको फाउंडेशन क्लिक ड्रैग एंड यहाँ ले आया, ये आपने प्लेस कर दिया। जैसा ये प्लेस हुआ, क्योंकि इसका स्केल 1:100 है तो नीचे स्केल अपने आप आ गया। अब आप यहाँ आकर के कोई सेक्शन व्यू प्लेस करना चाहते हो, डबल क्लिक करते ही तो ये स्विच कर गया वहाँ। क्लिक ड्रैग यहाँ लाके हमें ड्रॉप करना है। अब देखो इसका स्केल 1:50 है, क्योंकि वहाँ आपने 1:50 कर रखा है। अब इसका स्केल अलग, उसका स्केल अलग, तो ये नीचे स्केल दिखाएगा। ठीक है जी, तो बहुत स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, अपने आप दिमाग लगा लेता है। आगे उसके अलावा जैसे मैंने बोला कोई 3D व्यू भी प्लेस करना है, आप उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, वो भी आप प्लेस कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करता है आपको। शीट्स, आपको मल्टीपल शीट्स बनानी पड़ेंगी बड़े प्रोजेक्ट्स में। एक शीट पर फ्लोर प्लान, एक पर एलिवेशन, एक पर सेक्शन, एक पर 3D विजुअलाइजेशन। आप क्या कर सकते हो, अब शीट का टाइप तो यही चाहिए ना मुझे हर एक केस में, टाइटल ब्लॉक एंड ऑल। तो आप क्या करेंगे, शीट पे राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट बना लेंगे, एम्प्टी शीट। आगे फिर यहाँ पर सेम अगेन काम करना शुरू कर देंगे कि सर यहाँ मुझे ग्राउंड फ्लोर चाहिए। ठीक, या यहाँ मुझे साउथ एलिवेशन भी चाहिए। इसको भी क्योंकि मैंने क्रॉप वगैरह करके अभी सेट नहीं किया, लेकिन दोनों का स्केल सेम है, तो नीचे स्केल दिखा रहा है 1:100। जब शीट्स बन जाएं आपकी, अब ये शीट्स भी तो आपको एक्सपोर्ट करनी होंगी। ये एक्सपोर्ट करने का तरीका होगा Ctrl+P, यानी कि प्रिंटिंग प्लॉटिंग। जब आप प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग पर आएंगे, आपको यहाँ पर या तो मिलेगा आपने कोई प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है तो ठीक, नहीं तो शुरुआत के चारों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे अपने सिस्टम में। आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF या वन नोट वगैरह, अगर MS ऑफिस वगैरह है तो। और आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, जब आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको पेपर साइज़ मैक्सिमम A3 साइज़ मिलता है, A3 से बड़ा पेपर साइज़ आता नहीं है। यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ऑटोकैड की तरह कि जैसे वहाँ DWG टू PDF आप करते हैं कि यहाँ पर आप अपना RVT टू PDF कर लें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको गूगल पर जाकर एक प्रिंटर डाउनलोड करना पड़ेगा। आप टाइप करेंगे बुलज़िप PDF प्रिंटर डाउनलोड, एक फ़ाइल आएगी, इस पर क्लिक करेंगे, ये फ़ाइल डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करते वक्त आपका इंटरनेट से कनेक्ट रहना ज़रूरी है। ये कुछ MB की बैकएंड से फाइल्स को डाउनलोड करता है इंस्टॉलेशन के टाइम पर, सपोर्टिंग फाइल्स। जब डाउनलोड होके इंस्टॉल कर लें आप उसको, आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करेंगे। जब सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा से रेविट को आप ओपन करेंगे तो आपको, जब आप Ctrl+P प्रेस करेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा बुलज़िप PDF प्रिंटर। ये आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी पेपर साइज़ को सेलेक्ट कर पाएंगे कैड की तरह। ओके, जब ये आ जाए फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जैसे कलर लेआउट में आ जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, पेपर का साइज़ आपके पास सारे साइजेज आ जाएंगे, A3, A2, A1, A0 सब आ जाएगा आपके पास। हमने टाइटल ब्लॉक A2 का बनाया था ना, तो A2 ही हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, पेपर साइज सेलेक्ट हो गया। अब बात करें थोड़े और सेटअप की, जैसे
कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमने करके छोड़ रखी होगी तो वो यहाँ दिखा देगा, नहीं है फिलहाल तो एज इट इज़ छोड़ देते हैं। पेपर साइज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड है, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप करना है। जब भी पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे हमेशा वेक्टर प्रोसेसिंग यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपने प्रिंटर या प्लॉटर डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्ट कर रखा है और आप डायरेक्टली उसका प्रिंट आउट देना चाहते हैं, उस केस में आप रास्टर प्रोसेसिंग यूज़ करेंगे प्रिंटिंग के लिए। पेपर का प्लेसमेंट सेंटर है, जूम में फिट टू पेज आ रहा है, यानी कि वो स्केल अगर 1:100 का है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देगा फिट करने के लिए पेज पर। अगर आप ये चाहते हैं नहीं सर अगर हमने 1:100 का स्केल लिया है तो हमारा प्रिंट 1:100 एग्जैक्ट होना चाहिए, तो आपको जूम में जाकर उसको 100% साइज सेलेक्ट रखना है, क्योंकि 99-98% का मतलब थोड़ा बहुत स्केल के अकॉर्डिंग छोटा हो जाएगा या थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा अगर 100 से ज़्यादा है। 100% साइज़ का मतलब एक्चुअल साइज़ आपको चाहिए जो स्केल पर आपने सेट किया। सेट करने के बाद आप चाहते हैं यही सेटिंग फ्यूचर के लिए सेव हो जाए, तो आप उसको सेव करके छोड़ सकते हैं। A2 साइज़ अपना नाम दे दिया मैंने, तो आप हमेशा बस यहाँ से जा करके प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे, वो सारे सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगे अपने फ्यूचर में। आप इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे, सब कुछ रेडी हो गया। आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अगर प्रीव्यू में आपको सब कुछ सही नज़र आता है, बेटर है, तो आप सीधे प्रिंटिंग पर क्लिक कर सकते हैं। वापस आ गए आप। अब आपको क्या करना है, ओके करना है। लोकेशन में भूल गया आपको डिफाइन करना वहाँ, अब लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं आप। जनरल टैब, ब्राउज, हमने बोला डेस्कटॉप पे पेन, ये फाइल को नाम देना है आपको। फिलहाल मैंने PPP नाम दे दिया उसको। डॉक्यूमेंट में जाके और क्या सेटिंग्स हैं, इमेज, वाटरमार्क कुछ लिखना, ऐड करना, किसी दूसरी पीडीएफ के साथ इस पीडीएफ को मर्ज कर देना, सिक्योरिटी में जाके पीडीएफ पे कोई पासवर्ड लगा देना। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बुलजिप की प्रॉपर्टी हैं, ये इन जनरल रेविट की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जब सारा काम हो जाए आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद वो फाइल को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा और उस पर सेव कर देगा। ये क्या हुआ, आपने अगेन एक पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये पीडीएफ आपने निकाला था पहले, ये पीडीएफ आपने निकाला बाद में, दोनों कंबाइंड कर दी उसने। ये फैसिलिटी ये बुलजिप प्रोवाइड कर रहा है, रेविट की फैसिलिटी नहीं है। अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ओनली ये पीडीएफ आएगा जो सेट था। ये हो गया टाइटल ब्लॉक के साथ, आप सेटअप के साथ निकाल सकते हो। अब हमने बोला सर ठीक है हमारे पास ये डाटा आ गया, क्या हम इसको एज ए DWG फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो आपके पास बिल्कुल ऑप्शन है। आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आपको मिलता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में आपको जाने के बाद मिलता है कैड फॉर्मेट, DWG। आप सीधे इसको DWG फाइल की तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ब्राउज, ये सारी लेयर्स की कैटेगरीज में डिवाइड होकर के आएगा, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही लेयर्स कैटेगराइज हैं, उनके नाम डिवाइड होंगे, सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने सीधा नेक्स्ट किया, डेस्कटॉप, एक्सपोर्ट व्यूज़ ऑन शीट एंड लिंक्स एंड एक्सटर्नल फाइल्स, मैंने इसे हटा दिया। हमें एज ए एक्सटर्नल फाइल की तरह लिंक नहीं करना, अदरवाइज क्या होगा, वो पूरी एज ए सिंगल एंटिटी दिखाई देगी एक्सटर्नल फाइल की तरह, जैसे हम लिंकिंग कर देते हैं। ऑटोकैड 2018 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेगा। नेमिंग हम चाहते हैं तो शॉर्ट थोड़ा रख सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा नाम आ रहा था। आप जैसे ओके पर क्लिक करेंगे वो उनको एज ए DWG फाइल एक्सपोर्ट कर देंगे। बैकएंड से थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है। इस तरीके से ये क्या करेगा, कंप्लीट DWG को एक्सपोर्ट कर देगा। अब इसे हम मिनिमाइज़ करते हैं, वापस जाते हैं पेन फोल्डर में। आप देखो आपके पास ये कैड फाइल आ गई है। आप कैड फाइल को भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, तो वो ऑटोकैड में ही ओपन होगी क्योंकि DWG फाइल है आपकी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, शेड्यूलिंग करना, कीनोट्स अप्लाई करना, आप PDF में कन्वर्ट करना, शीट को क्रिएट करना, शीट्स पे टाइटल ब्लॉक को मॉडिफाई करना, सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर ये आप देखेंगे वो बाकायदा लेआउट पर सेट होकर के आएगा।
आप जब मॉडल पर जाएंगे तो आपको ये कैड फाइल आपको मिलेगी वहीं पर। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आप लेयर्स पर जाएंगे, लेयर्स ऑलरेडी क्रिएटेड कर दिए उसने ऑटोमेटिक, सारा डाटा लेयर्स के अकॉर्डिंग रीअरेंज्ड है। ठीक है, ओके। तो आज के सेशन को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं।